हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट में जब भी हम एनालिसिस करने जाते हैं तो कितने टाइप की एनालिसिस होती है। जनरली जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो जनरली हमारे माइंड में स्कैल्पिंग होता है। हम सोचते हैं कि भाई 5 10 15 पिप लेके हम लोग निकल जाएं, तो उसमें हम टेक्निकल एनालिसिस की मदद लेते हैं। लेकिन जब आप एक ब्रॉडर एनालिसिस करते हैं मार्केट का, और जब आप एक इंस्टीट्यूशन की तरह अगर सोचें, तो आपको 3 तरह के एनालिसिस का करना पड़ता है। पहला होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस, और तीसरा होता है सेंटिमेंट एनालिसिस। तो तीनों एनालिसिस के बारे में आज हम जानेंगे, थोड़ा थोड़ा उनके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो उसको लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहां पे मैं आपको समझाता हूँ कि ये तीनों एनालिसिस क्या होती है। तो ट्रेडर्स, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि 3 टाइप की एनालिसिस फॉरेक्स मार्केट में क्या होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट एनालिसिस का एक टेबल बना हुआ है, और उस टेबल के आपके 3 लैग हैं, टेक्निकल लैग, फंडामेंटल लैग, सेंटिमेंट लैग। अगर मैं इस टेबल के किसी भी एक लैग को अगर ब्रेक कर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका टेबल सस्टेन नहीं रहेगा और आपका टेबल गिर जाएगा। यानी अगर मैं मार्केट एनालिसिस में किसी भी एक टाइप के एनालिसिस को इग्नोर कर देता हूं, चाहे वो टेक्निकल हो, फंडामेंटल हो, सेंटिमेंट हो, तो मार्केट एनालिसिस में आपके कहीं ना कहीं एक डेंट लगेगा, कहीं ना कहीं एक लैकिंग आ जाएगी आपके। ठीक है। वैसे ही आपको मार्केट के अंदर इन सभी एनालिसिस को सोचना और समझना पड़ेगा। इसके बगैर अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इज द फ्रेमवर्क इन विच ट्रेडर्स स्टडी प्राइस मूवमेंट। द थ्योरी इज दैट अ पर्सन कैन लुक एट हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट एंड डिटरमाइन द करंट ट्रेडिंग कंडीशन एंड पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट. Someone who uses technical analysis is called a technical analyst. Trader who uses technical analysis are known as technical traders. The main evidence for using technical analysis is that theoretically all current market information is reflected in the prices. अब देखो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। आपने चार्ट्स देखे होंगे मार्केट के अंदर, उस चार्ट्स के अंदर कुछ कैंडल्स होते हैं, कुछ ऐसी लाइनें होती हैं। ठीक है ना। तो इनका स्टडी करना, इनके बेसिस पे ये प्रेडिक्ट करना कि मान के चलो अभी करंट मार्केट प्राइस जहाँ पे चल रहा है, प्राइस अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये प्रिडिक्ट करना, ये टेक्निकल एनालिसिस का काम है। देखो वैसे तो टेक्निकल एनालिसिस में मना किया गया है कि आप प्रिडिक्शन ना करें, कि कोई चीज कहां जाएगी आपको नहीं पता है। आप केवल एक संभावनाओं का गेम है, एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप जितने भी गिवन टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करके आप पता तो लगा सकते हैं कि भी किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन जब एक लेवल ब्रेकआउट जब देगा तभी पता लगेगा कि हाँ इस डायरेक्शन में इसको जाना चाहिए। तो प्रिडिक्शन टेक्निकल एनालिसिस में मना किया गया है। उसमें बोला है कि जो भी प्रोबेबिलिटीज बनती हैं, जो भी संभावनाएं बनती हैं, आप उन संभावनाओं को ट्रेड करो, बस सिंपल। ट्रेंड बोल रहा है ऊपर है तो आप ऊपर की तरफ ट्रेड करो, ट्रेंड बोल रहा है नीचे है आप नीचे की तरफ ट्रेड करो, ट्रेंड बोल रहा है मार्केट साइडवेज में है तो साइडवेज मार्केट के अंदर जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स आप लोगों ने सीखा है या आप सीखेंगे, उनको आप साइडवेज मार्केट में अप्लाई करो तो पैसा बनेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको बेसिकली 4 डेटा पॉइंट मिलता है: ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड क्लोज प्राइस। इन 4 डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे आपका चार्ट बनता है, कैंडल चार्ट बनता है। लाइन चार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये लाइन चार्ट आपका केवल क्लोजिंग प्राइसेस के ऊपर बनता है, और कैंडल चार्ट आपके चारों डेटा पॉइंट ओपन, हाई, लो, क्लोज के बेसिस पे बनता है। अब ये जब चार्ट आपके सामने बन जाता है तो इसको हम डिस्काउंट करते हैं, इनकी स्टडीज करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं, और जिनकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जब टेक्निकल एनालिसिस का इजाद हुआ था तो सबसे पहले चार्ल्स डाउ नामक व्यक्ति थे, जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में दुनिया को बताया, 1900 सेंचुरी के आसपास बताया था। और इन्हीं के नाम पे अमेरिका में एक डाउ जोन्स नाम का इंडेक्स पड़ा हुआ है। ठीक है। बाद में एक्चुअली इनकी कंपनी थी डाउ जोन्स एंड कंपनी, जिसको बाद में नेस्डेक ने परचेज कर लिया था इनके डेथ के बाद। 1902 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद नेस्डेक कंपनी ने, कभी सारे लोगों ने परचेज किया, फिर उसके बाद फाइनली नेस्डेक ने परचेज किया और इंडेक्स लॉन्च किया, डाउ जोन्स इंडेक्स। इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि प्राइस इज ए फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर प्राइस ऊपर जाएगा इसका मतलब डिमांड है, प्राइस अगर नीचे आएगा तो इसका मतलब सप्लाई है। तो ऐसे कई सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसके बेसिस पे हम ट्रेड करके ये पता लगा सकते हैं कि भाई मेरे को अगर 10 पिप कमाने हैं तो कौन से इंडिकेटर्स का यूज करूं, मेरे को अगर 200 पिप कमाने हैं तो कौन से इंडिकेटर का। वो सब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है। टेक्निकल एनालिसिस बोलता है कि जितने भी मार्केट में इंफॉर्मेशन है सब प्राइस के अंदर रिफ्लेक्टेड है, यानी ऑल द करंट मार्केट इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइसेस। इसका मतलब समझो आप कि मान के चलो कि किसी कोई स्मार्ट प्लेयर है, बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जैसे ब्लैक रॉक हो गया या सिटी कॉर्प हो गया, उनको पता है कि भाई यूरो यूएसडी के अंदर मूवमेंट आने वाली है, ये यूरो यूएसडी यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो वो क्या करेंगे, हैवी पोजीशन मार्केट में पहले बना लेंगे। तो जब वो हैवी पोजीशन मार्केट में बनाएंगे तो एक बड़ा कैंडल आपको नजर आएगा,
तो उस कैंडल का एनालिसिस करके उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो मार्केट के अंदर और इंस्टीट्यूशन के फेवर में बाय ट्रेड ले सकते हो। दैट इज कॉल्ड द टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, फिर टेक्निकल एनालिसिस दूसरा जंक्शन है कि हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ, प्राइजेस रिपीट होते रहते हैं, पैटर्न रिपीट्स होते रहते हैं। अगर आप लोगों को याद हो बचपन में हमारे जितने भी घर में बुजुर्ग लोग होते थे वो पहले ही बता देते थे कि आज बारिश होने वाली है, और मैं हमेशा इस बात को लेकर शौक होता था यार इनको कैसे पता आज बारिश होने वाली है, क्योंकि वो मौसम को देख लेते थे कि अगर मौसम बिगड़ा हुआ है ना, बिल्कुल दिन में अंधियारा छा गया है, बिल्कुल मौसम डल हो गया है, तो मतलब बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश आ सकती है। तो ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस में भी कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, और जब वो रिपीट होते हैं और उनके रिपीट होने के बाद जब जैसी जैसी मूवमेंट आती है तो हम ये फोरकास्ट कर सकते हैं कि जब फ्यूचर में ऐसे पैटर्न दोबारा बनेंगे तो ऐसी ऐसी मूवमेंट हो सकती है। दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, फिर दोस्तों आता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हम 2-3-4 तरीके से देख सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि यहाँ पे जब हम स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल करते हैं तो डिफरेंट होता है। स्टॉक मार्केट का जब फंडामेंटल करते हैं तो उसके अंदर हम बैलेंस शीट का एनालिसिस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस और दुनिया भर के रेशियो एनालिसिस, मैनेजमेंट एनालिसिस करते हैं। लेकिन जब हम फॉरेक्स मार्केट का एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करते हैं। जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यूरो यूएसडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, ट्रम्प साहब जीत गए, उसको डॉलर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बाकी करेंसीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ट्रम्प साहब ने क्या ट्वीट किया, ट्वीट के ऊपर भी आजकल डेट इज कॉल्ड दी ट्वीट एनालिसिस बहुत वो चल रहा है, और ये तभी चलता है जब ट्रम्प साहब जैसे लोग आते हैं। बाइडेन साहब जैसे लोग आते हैं तब ये नहीं चलता है, ठीक है ना। जब ट्रम्प साहब आते हैं तब ये चीजें चलती हैं कि यार ट्वीट क्या कर दिया, तो उनके ट्वीट पे दुनिया फॉलो करती है कि इन्होंने कुछ ट्वीट किया है तो इकोनॉमी में कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो जियो पॉलिटिकल टेंशन, अच्छा ट्रेड वॉर टेंशन, ट्रम्प साहब के आने के बाद टैरिफ्स को लेकर जो बात हो रही है, टैक्सेस कट्स को लेकर बात हो रही है, उसके ऊपर भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट का। तो इन सब डेटा के बेसिस पे जब हम फंडामेंटल पूरा ये एनालिसिस करते हैं उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। नॉन फार्म पेरोल डेटा क्या है, जीडीपी डेटा क्या है, आपका जियो पॉलिटिकल टेंशन क्या चल रही है, ठीक है ना। तो इन सारे डेटा को जब हम एनालाइज करते हैं दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, अगर इकोनॉमी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, जॉब्स अच्छी चल रही हैं, रिटेल सेल्स डेटा अच्छा आ रहा है, जीडीपी अच्छी चल रही है, तो इकोनॉमी परफॉर्म करेगी, बेटर परफॉर्म करेगी और करेंसी भी हमारी स्ट्रांग होगी। गुड इकोनॉमी डिनोट्स टू हायर करेंसी वैल्यू, बैड इकोनॉमी डिनोट्स टू लोअर करेंसी वैल्यू। फिर आता है दोस्तों सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है, सेंटिमेंट एनालिसिस का जनरली ये मतलब होता है कि आपके सेंटिमेंट यूरो यूएसडी को लेकर क्या है, आपके सेंटिमेंट मार्केट को लेकर क्या है, मेरे सेंटिमेंट मार्केट को लेकर क्या है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या मेरे और आपके सेंटिमेंट से कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके और मेरे सेंटिमेंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क किसके सेंटिमेंट से पड़ेगा? देखो पहले सेंटिमेंट एनालिसिस समझो है क्या। सेंटिमेंट एनालिसिस इज यूज्ड टू गॉज हाउ अदर ट्रेडर्स फील अबाउट ए पर्टिकुलर करेंसी पेयर। The forex market do not simply reflect all of the information out there because trader will all just act the same way. Of course, that isn't how things work. This is why sentiment analysis is important. Each trader has his or her own opinion of why the market is acting the way it does and whether to trade in the same direction of the market or against it. Each trader's thought and opinion, which are expressed through whatever position they take, help form the overall sentiment of the market. कुछ ट्रेडर्स ऐसे होंगे जिन्होंने बाय पोजीशन लिया होगा, कुछ ट्रेडर्स ऐसे होंगे जिन्होंने सेल पोजीशन लिया होगा, तो वो उनके पोजीशन को देख के हमें सेंटिमेंट एनालिसिस परफॉर्म करने में बड़ा इजी होता है। अब यहाँ पे आप समझो कि सेंटिमेंट एनालिसिस में एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और एक्चुअल इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। मान के चलो पूरे वर्ल्ड में आपके 100 ट्रेडर्स हैं, इन 100 ट्रेडर्स में से जो 70 ट्रेडर्स हैं वो आपके, या 90 जो ट्रेडर्स हैं वो आपके रिटेल ट्रेडर्स हैं। रिटेल ट्रेडर्स कौन? मेरे और आपके जैसे लोग जो पोजीशन ले रहे हैं मार्केट के अंदर। और 10% या 10 ट्रेडर्स वो लोग हैं जो कि स्मार्ट प्लेयर्स हैं, जैसे जेपी मॉर्गन बैंक, डॉइश बैंक, एचएसबीसी बैंक, ब्लैक रॉक, जिन मार्केट को चलाते हैं बेसिकली, जिनमें मार्केट में मोटा पैसा लगा हुआ है। अगर इन लोगों ने यूरो यूएसडी की पोजीशन बाय किया होगा तो डेफिनेटली यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा। और जो रिटेल ट्रेडर होता है वो हमेशा स्मार्ट प्लेयर के अगेंस्ट में पोजीशन लेता है, हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट में पोजीशन लेता है। या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो रिटेल ट्रेडर जो होता है वो हमेशा लूजर्स वाली कैटेगरी के ट्रेडर्स होते हैं, जो हमेशा 90% ऑफ टाइम लूज करते हैं मार्केट के अंदर। अब या तो मेरे को रिटेल ट्रेडर की पोजीशन पता लग जाए, क्योंकि अगर मेरे को पता होगा कि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं मार्केट में उन्होंने यूरो यूएसडी बाय किया हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है मैं यूरो यूएसडी को सेल करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि वो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं। अगर 90% लोगों ने यूरो यूएसडी बाय किया है तो इसका मतलब वो स्मार्ट प्लेयर के अगेंस्ट में प्ले कर रहे हैं, और स्मार्ट प्लेयर से बड़े बड़े जो वेल्स हैं
बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े जो डॉल्फिन हैं, इनसे आप जीत नहीं सकते, ठीक है ना। अगर आपने बाई किया यूरोएसडी तो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो यूरोएसडी को नीचे लेकर जाएंगे। और या मेरे को स्मार्ट प्लेयर की पोजीशन पता लग जाए कि स्मार्ट प्लेयर ने अगर यूरोएसडी बाई किया है तो मैं यूरोएसडी को बाय करूंगा, ठीक है ना। तो ये पोजीशन कैसे पता लगेगी, ये हम अपने वेबिनार्स में सिखाते हैं आपको कि हाउ टू आइडेंटिफाई दी इंस्टीट्यूशनल पोजीशंस। तो वेबिनार में आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों। अब क्वेश्चन आता है कि ये था 3 टाइप के एनालिसिस बेसिकली, टेक्निकल, फंडामेंटल, सेंटिमेंट एनालिसिस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि विच टाइप ऑफ एनालिसिस फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग इज बेस्ट। $1 मिलियन क्वेश्चन है। टेक्निकल एनालिसिस वाला व्यक्ति बोलता है फंडामेंटल से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। सेंटीमेंट वाला व्यक्ति बोलता है कि मेरे को ना टेक्निकल से मतलब है ना फंडामेंटल से मतलब है, मेरे को सेंटीमेंट से मतलब है, ठीक है। फंडामेंटल वाला बोलता है कि टेक्निकल एनालिसिस बाद में बनता है, पहले फंडामेंटल एनालिसिस बनते हैं। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट पीपीटी में दिखाया था कि जैसे मार्केट एनालिसिस की एक टेबल है, उस टेबल के 3 लेग है, तो वैसे ही टेक्निकल, फंडामेंटल और सेंटीमेंट एनालिसिस तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। हर कोई एनालिसिस एक दूसरे के बगैर अधूरा है। अगर आपको ब्रॉड लेवल पे बड़े बड़े ट्रेड्स लेने हैं, आपको भी इंस्टीट्यूशन की तरह 300-400 पे अगर कमाने हैं, तो आपको तीनों एनालिसिस को करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर आप कहते हो इस समय को 15 पिप चाहिए, दिन के 20 पिप चाहिए, आपको फंडामेंटल, सेंटीमेंट एनालिसिस फिर भी जानने की थोड़ी बहुत जरूरत है, फंडामेंटल जानने की जरूरत नहीं है। आप टेक्निकल के बेसिस पे केवल 15-20 मिनट डेली निकाल सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। तो बेस्ट की अगर बात करोगे तो बेस्ट कोई भी नहीं है, बेस्ट तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग की अगर मैं बात करूंगा तो टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ट, ठीक है। तो ये इसका कंक्लूजन है दोस्तों। अगर आपको कुछ आज नया सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया है आपको और आपको लगा है कि आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है, और अगर आप और भी इजाफा करना चाहते हैं तो हमारे वेबिनार में आप रजिस्टर्ड करें, फ्री वेबिनार्स हैं, लॉगिन करेंगे xm.com पे, तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे वेबिनार्स के लिए। और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।